हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर हम डेली इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर के प्रैक्टिस सेट्स सॉल्व करते हैं। इसी सीरीज में आज की हमारी वीडियो है जिसमें मैं ग्रामर के 20 क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगी। और इससे पहले भी मैं काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट्स इस चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उन्हें भी जाकर देखें, क्योंकि आपकी तैयारी के लिए वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जो मैंने ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड करके बनाए हैं। ठीक है, और मैं लिटरेचर के भी लगभग 1000 क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो वो भी इसी चैनल पर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो। 20 क्वेश्चंस की 50 वीडियोज़ हैं। ठीक है, और उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरी प्लेलिस्ट इसी चैनल में है। और चाहो तो मैं इस वीडियो के साथ लिंक भी कर दूंगी उसको। ठीक है, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज, डायरेक्शन है चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन द मीनिंग। ओके, देखिए यहाँ पे जो कैपिटल लेटर में वर्ड दिया गया है ना, इसका हमें नियरेस्ट मीनिंग बताना है, मतलब सिनोनिम बताना है। ठीक है, सेंटेंस है, बिजनेसमैन who lack acumen cannot expected to be very successful। तो acumen का मीन्स क्या होता है? ऑप्शंस आर फेयरनेस, शार्पनेस, बोल्डनेस या राइटियसनेस। सोचिए, आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? देखिए, इसमें एग्जैक्टली ध्यान रखना है, सिनोनिम पूछा गया है तो एक्यूमेन का हमें एग्जैक्ट सिनोनिम बताना है। व्हाट डज इट मीन? देखिए, एक्यूमेन का बेसिकली मीन जो लगाया जाता है वो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से स्किलफुल होना किसी चीज को करने के लिए। ठीक है, या फिर हम अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो हिंदी में इसको कहेंगे कुशाग्रता। ठीक है, कुशाग्रता, स्किलनेस। ओके, स्किलफुल। ओके, और अगर हम इसमें देखें एक्यूमेन के अकॉर्डिंग, तो इसका जो करेक्ट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शार्पनेस। ओके, बिजनेसमैन हु लैक शार्पनेस कैन नॉट एक्सपेक्टेड टू बी वेरी सक्सेसफुल। ओके, यहाँ पे बोल्डनेस से कोई लेना देना नहीं है, ना ही राइटियसनेस से, ना ही फेयरनेस से। बेसिकली आपको पता ही है इन सबका मीनिंग क्या है। बोल्डनेस मतलब जो बहुत ज्यादा साहसी होगा, करेजियस पर्सन होगा, उसे साहस को बोलेंगे, करेज को। ठीक है, राइटियसनेस मतलब किसी चीज को न्याय प्रिय होना। ठीक है, जस्टिसफुल। और ओके, और फेयरनेस आपको पता ही है, सुंदरता या फिर निष्पक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड इज, हिज कैंडिड ओपिनियन हैव वॉन, सॉरी यहाँ पे अच्छा ओपिनियंस। ओके, हिज कैंडिड ओपिनियंस हैव वॉन हिम मैनी फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है ना हमारा कैंडिड, इसका नियरेस्ट मीनिंग बताना है। तो बताइए इसका सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शंस आर काइंड, कर्टियस, जेनरस, फ्रैंक। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। देखिए, कैंडिड का मतलब क्या होता है? कैंडिड मतलब एक तरीके से बिना किसी मिलावट की, को प्योरिटी वाली चीज। ठीक है, प्योर थिंग को हम कैंडिड बोल सकते हैं। और अगर हम हिंदी में बात करें तो इसे स्पष्ट भी बोल सकते हैं। स्पष्ट, साफ साफ कह देना किसी चीज को। ठीक है, बिना किसी झोल मोल या बिना किसी मिलावट के। ठीक, तो उसे बोलते हैं कैंडिड। अगर हम कैंडिड का सिनोनिम देखें तो इनमें से क्या होगा? देखो, काइंड का तो आपको पता ही है, दयालु। तो दयालु तो इसका सिनोनिम नहीं हो सकता। ऐसी अगर हम कर्टियस की बात करें तो कर्टियस कहते हैं किसी विनम्र पर्सन को, बहुत ही मीठे स्वर में बात करने वाले व्यक्ति को। ठीक है, नेक्स्ट है जनरस। जनरस मतलब उदार। तो ये तीनों ही इसके मीनिंग नहीं है, सिनोनिम नहीं है। लेकिन अगर हम फ्रैंक की बात करें तो फ्रैंक भी ओपनली बात करने वाला होता है और कैंडिड भी सच बोलने वाला होता है। और अक्सर सच बोलने वाले ही ओपनली बात करते हैं। ओके, तो फ्रैंक को हम कैंडिड से मैच कर सकते हैं। तो कैंडिड का मीनिंग क्या हो जाएगा? फ्रैंक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। यस, क्वेश्चन थर्ड इज, ही वाज enamored of his own golden voice। तो enamored का नियरेस्ट मीनिंग क्या होगा? ऑप्शंस आर वेरी फॉन्ड ऑफ,
concerned with, obsessed with, imbued with. What is the correct answer? Enamored. What does it mean? देखिए enamored का मतलब होता है मतलब मोहित हो जाना या पसंद करना, ठीक है। He was enamored of his own golden boys. तो अगर हम पसंद के बारे में बात करें तो इसके लिए हम वेरी फॉन्ड ऑफ का भी यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, अगर इन बाकी सब की बात करें, कंसर्न विद इसका मतलब क्या होता है कि संबंध में, कहते हैं ना इन कंसर्न विद दैट थिंग। ओके, ऑब्सेस विद मतलब किसी चीज के लिए ऑब्सेस हो जाना, ठीक। नेक्स्ट है इम्ब्यूड विद, तो ये ओत प्रोत हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज when the new teacher entered the classroom he found the pupils restive। तो restive का nearest meaning क्या होगा? ये जो underlined word है restive, what does it mean? Options are at rest, idle, quiet, impatience। सोचिए और आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए रेस्टिव मीन्स क्या होता है, ये रेस्ट का जस्ट अपोजिट है, मतलब रेस्टलेस हो जाना, उसे ही रेस्टिव बोलते हैं। बेचैन, तनावग्रस्त हो जाना, ठीक है, इसे बोलेंगे बेचैन। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें अपनी भाषा में तो बेचैन बोलते हैं इसे, ठीक है। अब रेस्टिव मतलब बेचैन है और इसका हमें नियरेस्ट मीनिंग निकालना है, तो इनमें से क्या हो जाएगा? अब तो आप आसानी से बता ही सकते हो, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इम्पेशेंस। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 9। इफ, देखिए यहाँ नरेशन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन करनी है। इफ आई हैड द इंस्ट्रक्शन मैनुअल आई वुड नो व्हाट टू डू सेड द पैसेंजर्स। तो देखिए आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट नरेशन में क्या होता है, डायरेक्ट नरेशन में एक सेंटेंस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। उसका फर्स्ट पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है और सेकंड पार्ट रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर क्लोज्ड होती है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर टेंस में होती है तब हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करते हैं, मतलब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे कि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, द पैसेंजर सेड, ठीक है। अब रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी पास्ट में होगी तब हम रिपोर्टेड स्पीच में कुछ चेंजेस करते हैं, ओके। इन्वर्टेड कोमास को हटाया जाता है। अब जैसा कि हम यहाँ पे देखें तो इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है सबसे शुरुआत में उसे ही लिखेंगे, द पैसेंजर सेड, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ देख पा रहे हैं हम, इफ आई हैड द इंस्ट्रक्शन मैनुअल आई वुड नो व्हाट टू डू, ठीक है। तो ये किस तरीके से चेंज होगा, जब हम इसके इन्वर्टेड कोमास को हटाएंगे तो हम इफ को ही अपना कंजंक्शन बना लेंगे, ठीक है। ओके, अगर हम इफ को कंजंक्शन बना लेंगे तो बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। द पैसेंजर सेड हैड ही इंस्ट्रक्शन, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, और इसमें इफ लगा हुआ है तो अभी ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं वेदर, तो वेदर भी नहीं रहेगा। और इफ, अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। अब आगे देखते हैं, इसमें कहा गया आई हैड द इंस्ट्रक्शन मैनुअल, कौन कह रहा है, पैसेंजर कह रहा है। आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, कौन सा है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है तब हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, यानी कि यहाँ पर हम पैसेंजर के अकॉर्डिंग उसे चेंज कर देंगे। इफ के बाद क्या आएगा, आई की जगह पर अब थर्ड पर्सन प्रोनाउन आने लगेगा, यानी कि आई की जगह पर हो जाएगा ही, ओके। तो यहाँ पर ही है, यहाँ पर आई है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, द पैसेंजर सैड इफ ही। अब देखिए यहाँ पे कौन सा टेंस था, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस था, और जब भी नरेशन में हम देखते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस को हम चेंज नहीं करते हैं, मतलब एज इट इज वही रहता है, ठीक है। तो यहाँ भी यही रहेगा, ही हैड द इंस्ट्रक्शन मैनुअल। अब जहां जहां आई है वहां ही कर देंगे, ही वुड नो व्हाट टू डू।
Option number B is the correct answer. I hope it is clear to you. Moving to the next. Question 6 is, it is necessary, says smiles, to show the economy is useful. The sentence wants punctuation. Find out the correctly punctuated sentence from the following sentence. अब आपको बताना है कि इसकी करेक्ट पंक्चुएशन क्या होगी. It is not necessary, says smiles, to show that economy is useful. देखिए यहाँ पे जो स्माइल्स आया ना, इसे वर्ब मत समझ लेना, ये एक सब्जेक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. सॉरी, ऑप्शन से देख लेते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है, इट इज नॉट नेसेसरी, सेज स्माइल्स, टू शो द इकोनॉमी इज यूजफुल. सेकेंड ऑप्शन इज, इट इज नॉट नेसेसरी, सेज स्माइल्स, टू शो दैट इकोनॉमी इज यूजफुल. अब देखिए यहाँ पे एक बार इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करके उसके बाद लगाया ही नहीं गया, तो इसलिए ये तो टोटली रॉन्ग है. अगर हम सी पार्ट की बात करें तो इसमें इन्होंने कोमा ही गलत लगाए हैं, तो इसलिए रॉन्ग है. ऑप्शन ए ही राइट है. इसमें क्या किया गया है, ये डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस था, तो इसलिए इन्वर्टेड कोमास में लिखा गया है इट इज नॉट नेसेसरी. अब कौन कह रहा है इस बात को, स्माइल्स कह रहा है, सेज स्माइल्स. नेक्स्ट आगे वाला सेंटेंस भी जो होगा वो कोमा में ही कवर होगा. मूविंग टू द नेक्स्ट. तो इसका राइट आंसर क्या था, ये भी ध्यान रहे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. द एलिफेंट इज एन एनिमल विद ग्रेट स्ट्रेंथ. तो देखिए यहाँ पर नाउन के सारे टाइप दिए गए हैं. आपको बताना है कि जो स्ट्रेंथ वर्ड है, जो अंडरलाइन वर्ड है हमारा स्ट्रेंथ, ये नाउन का कौन सा टाइप है. स्ट्रेंथ यानी आपको ये तो कंफर्म है कि ये नाउन है, लेकिन नाउन का कौन सा टाइप है ये. ऑप्शन हैं कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन. बहुत ही इजी है. स्ट्रेंथ, यस, जो चीजें मतलब सिर्फ फील की जा सकती हैं, जिनका कोई बॉडी स्ट्रक्चर या फिर कुछ मतलब इस तरीके से नहीं होता कि जैसे हम उन्हें छू पाएं या फिर देख पाएं, तो उन चीज़ों को हम, उन नाउन्स को क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट. क्वेश्चन 8 इज, जॉर्ज कुक्ड फॉर अस अ डिलीशियस मील. तो यहां पर आपको बताना है कि डिलीशियस की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है. जॉर्ज कुक्ड फॉर अस अ डिलीशियस मील. ऑप्शंस हैं एडजेक्टिव, कंजंक्शन, वर्ब, एडवर्ब. तो डिलीशियस का पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सा पार्ट है, मतलब ये कौन सा हिस्सा है. नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, क्या है ये. तो देखिए ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि देखिए मील क्या है, मील नाउन है, ठीक. और नाउन की जो क्वालिटी बताए उसे क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं. तो डिलीशियस क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. और अगर यहाँ ए को पूछ लिया जाए तो ए क्या है, इट इज आल्सो एन एडजेक्टिव, या फिर हम इसे डिटर्मिनर भी बोल सकते हैं. डिटर्मिनर भी एडजेक्टिव के ही पार्ट्स होते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट. क्वेश्चन 9 इज, महेश गॉट अप लेट टुडे मॉर्निंग. तो देखिए यहां पर एक मिनट, यहां पर जो वर्ड है वो कौन सा वर्ड है, हम उसे देख लेते हैं पहले. यहां पे जो अंडरलाइन वर्ड है वो है लेट. इसका आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है. ओके, तो बताइए लेट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा. ऑप्शंस हैं, सॉरी यहां पे आई थिंक, माय अपॉलॉजी, मुझे ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है शायद. हाँ, इसमें कहा गया महेश गॉट अप लेट टुडे मॉर्निंग. तो यहाँ पे ना एडवर्ब फाइंड आउट करके बताना है बेसिकली. ठीक है, महेश गॉट अप लेट टुडे मॉर्निंग. तो इसमें से कौन सा वर्ड एडवर्ब है ये आपको बताना है. ऑप्शन है गॉट अप, मॉर्निंग, टुडे या लेट. तो इसका आंसर तो मैंने डिस्क्लोज कर ही दिया है. ठीक है, देखिए यहाँ पर बेसिकली एडवर्ब किसे कहते हैं. एडवर्ब मोस्टली जो यूज किया जाता है वो वर्ब की क्वालिफिकेशन बताने वाले शब्दों को एडवर्ब बोलते हैं. लेकिन
सिर्फ एडवर्ब वर्ब की क्वालिटी नहीं बताता, ठीक है, वर्ब के साथ साथ वो एडजेक्टिव की क्वालिटी बताता है, अपनी खुद की क्वालिटी बताता है, इनफैक्ट ओवरऑल सेंटेंस की भी क्वालिटी बताता है, ठीक है, उसे हम एडवर्ब बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, महेश गॉट अप लेट, ठीक, टुडे मॉर्निंग, तो गॉट अप के साथ जो ये लेट वर्ड आया है वो गॉट अप की ही क्वालिटी बता रहा है कि कब उठा है, लेट उठा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेट वर्ड है ना वही एडवर्ब है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 इज द जूरी प्रोनाउंस्ड अ नॉट गिल्टी वर्डिक्ट विच सरप्राइज्ड मी। यहाँ पे मी होना चाहिए, विच सरप्राइज्ड मी। ऑप्शंस हैं कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, प्रॉपर या फिर कलेक्टिव। ये जो जूरी जो अंडरलाइन वर्ड है ना, इसका बताना है कि ये कौन सा टाइप ऑफ नाउन है, ठीक है, कॉमन है, एब्स्ट्रैक्ट है, प्रॉपर है, कलेक्टिव है। बताइए जूरी जो वर्ड आया है वो कौन सा नाउन है। देखिए जूरी एक कलेक्टिव नाउन होता है, इसमें 4-5 जो मेन लोग होते हैं सोसाइटी के, उनका एक कमेटी टाइप गठित की जाती है, उसे जूरी बोलते हैं, ठीक है, जो किसी चीज को लेकर या किसी केस को लेकर वर्डिक्ट देती है, अपना डिसीजन बताती है, तो इसे बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 11 इज आउट पीटी मास्टर कैन रन वेरी फास्ट। आई थिंक आउट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे अवर होना चाहिए, सॉरी टाइपो होगी यहाँ पे, आवर। आर पीटी मास्टर कैन रन वेरी फास्ट, तो इसमें एडवर्ब क्या है, सोचिए, आंसर कीजिए। विच वर्ड हैज एन एडवर्ब। देखिए रन का एडवर्ब क्या है, वेरी फास्ट, ठीक है, तो एडवर्ब क्या हुआ इसमें, फास्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट इज, आई थिंक ये एक लिटरेचर का क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर फिर भी हम देख लेते हैं इसे। द म्यूज ऑफ कॉमेडी। देखिए इसमें जो ग्रीक माइथोलॉजी है ना, उसमें जितने भी पोएम के जो टाइप्स होते हैं, जैसे एपिक हुआ, ठीक है, या फिर रिटन जितने भी टाइप होंगे, कॉमेडी, ट्रेजेडी, ये सब चीज़ें, उनकी एक एक देवी देवता को माना गया है। जैसे हम हिंदू धर्म में जब भी कोई शुभ काम करते हैं तो हम इन्वोकेट करते हैं, जैसे गणपति जी को इन्वोकेट किया, इन्वोकेट मतलब उनकी आराधना करते हैं कि हमारा ये काम सिद्ध करो, इस तरीके से। तो यहाँ पर भी जब भी कोई कॉमेडी वगैरह लिखी जाती थी, तो बेसिकली ये 9 म्यूसेस के बारे में बात की गई है। 9 म्यूसेस है जो अलग अलग टाइप ऑफ राइटिंग के लिए हर एक देवी होती है, ठीक है। ऐसे ही कॉमेडी की म्यूज कौन है, ठीक है, कॉमेडी की देवी कौन है। ऑप्शन है थालिया, कैलियो, कोलाइपी, यूरेनिया, इरेटो। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। म्यूज ऑफ कॉमेडी कौन है। सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए म्यूज ऑफ कॉमेडी बोली जाती है थालिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। थालिया वाज द गॉडेस हु प्रिसाइड ओवर कॉमेडी एंड आइडियलिक पोएट्री एंड इन एंशिएंट माइथोलॉजी शी वाज वन ऑफ द 9 muses. The muse are the inspirational goddess of literature, science and arts in the Greek mythology. Okay, next 13 is, अब फिर से ये ग्रामर से क्वेश्चन है। A 4-year-old girl got a new lease of life after doctors at a hospital dash a cancerous tumor from one of her kidney. तो यहाँ पर जो हॉस्पिटल के बाद जो ब्लैंक दिया गया है, इसमें क्या आ सकता है ये बताना है। बेसिकली ऑप्शन है आपके पास rejuvenated, removed, displaced, replaced. देखिए सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वर्ड फिट करना है। A 4-year-old girl got a new lease of life after doctors at a hospital dash a cancerous tumor from one of her kidney.
तो क्या करेंगे, कैंसरस ट्यूमर को उसकी एक किडनी से बाहर निकाला गया है, और बाहर निकालने के लिए कौन से वर्ड का यूज करेंगे, रिजुविनेटेड, रिमूव्ड, डिस्प्लेस्ड, रिप्लेस्ड। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए हटाने के लिए क्या आता है, रिमूव्ड आता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, रिजुविनेटेड मीन्स क्या होता है, मतलब फिर से जवान हो जाना या फिर से ताकतवर हो जाना। ठीक है, रिजुविनेटेड। और डिस्प्लेस मतलब क्या होता है, स्थानांतरण, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चीज फिट कर देना। रिप्लेस्ड मतलब क्या होता है, बदलना, मतलब एक्सचेंज ऑफर जो होता है उसे रिप्लेस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे है रिमूव्ड, पूरी तरह हटा देना। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज we fail to understand your reasons for dash the college without completing the degree। तो देखिए सेंटेंस की मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद इसमें देखिए क्या क्या आ सकता है। ऑप्शन है अटेंडिंग, ज्वाइनिंग, लीविंग, रिफ्यूजिंग। देखिए वी फेल टू अंडरस्टैंड योर रीजंस फॉर डैश द कॉलेज विदाउट कंप्लीटिंग द डिग्री। तो क्या कर रहा होगा वो कॉलेज से बिना डिग्री को कंप्लीट किए? कॉलेज अटेंड करेगा, ज्वाइन करेगा, लीविंग करेगा या रिफ्यूजिंग करेगा? सोचिए। हाँ, रिफ्यूज नहीं आ सकता है, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ज्वाइन अटेंड तो टोटली रॉन्ग है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लीविंग। वी फेल टू अंडरस्टैंड योर रीजन फॉर लीविंग द कॉलेज विदाउट कंप्लीटिंग द डिग्री। नेक्स्ट 15 इज आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस गिवन। अब देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस है जिसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करके दिया गया है, और अगर इसमें कोई एरर नहीं मिलता है तो हम ऑप्शन डी को चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब सेंटेंस देख लेते हैं। इफ रमेश विल बी प्रमोटेड ही विल गेट अ हायर सैलरी। तो बताइए किस पार्ट में एरर है? देखिए इसमें आपको एक चीज बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि यहां पर विल बी प्रमोटेड के जगह पर क्या आना चाहिए? यहां पर विल बी प्रमोटेड नहीं आएगा, यहां पे आएगा इज प्रमोटेड। ठीक है, क्योंकि अगर इफ से जुड़ी हुई कोई चीज है, कोई क्लोज है, तो वो प्रिंसिपल क्लोज फ्यूचर इंडेफिनिट में तो है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि अगर इसमें एक क्लोज एक प्रिंसिपल क्लॉज, जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज कौन सी है, ही विल गेट अ हायर सैलरी, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। और जो इफ से जुड़ी हुई क्लॉज है वो कौन सी है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो अगर इसकी प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में होगी तो फिर हम जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी ना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन रही है, लेकिन सेंटेंस कैसा है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ठीक है, रमेश विल बी प्रमोटेड, तो यहां पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाएंगे। तो इसलिए यहां पर विल बी प्रमोटेड की जगह क्या हो जाएगा, इज प्रमोटेड। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो कौन से पार्ट में एरर निकली है हमारे? एरर है पार्ट ए में। ठीक है, इफ रमेश विल बी प्रमोटेड की जगह आएगा इज प्रमोटेड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 16 is why don't you meet the chairman, he shall help you। एरर फाइंड करना है, बताइए कहां पर एरर है, द चेयरमैन, मीट, shall help you या why don't you? सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए अगर सेंटेंस को हम बहुत ध्यान से देखें तो बहुत ही ईजी है ये। वाई डोंट यू मीट द चेयरमैन, इसमें कोई भी एरर नहीं है, लेकिन हम ही के साथ कभी भी फ्यूचर टेंस में हम शैल नहीं लगाते, हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं, ही विल हेल्प यू। ठीक है, तो शैल नहीं आएगा, क्या आएगा, विल आएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ऑल द फर्नीचर्स नीड टू बी पॉलिश्ड अगेन। तो बताइए इसमें किस पार्ट में एरर है? एरर फाइंडिंग से ही है सेंटेंस भी। पॉलिश्ड अगेन, नीड टू बी, फर्नीचर्स, ऑल द।
तो आपको पता ही होगा कि फर्नीचर जो है एक अनकाउंटेबल नाउन कंसिडर किया जाता है, और अनकाउंटेबल नाउन को का भी हम कभी भी सिंगुलर से प्लूरल नहीं चेंज करते हैं। तो यहाँ पर फर्नीचर्स ना होके फर्नीचर होना चाहिए था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 इज टर्न अ ब्लाइंड आई। अब बताइए ये किस फ्रेज का करेक्ट एग्जाम्पल है। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन है टू रन अवे, या फिर बी है टू बिगिन अ बिहेव इन अ मोर पॉजिटिव मैनर, टू चेंज द सिचुएशन, टू चूज अ इग्नोर बिहेवियर दैट यू नो इज रॉन्ग। टर्न अ ब्लाइंड आई, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, टर्न अ ब्लाइंड आई का नॉर्मल मीनिंग मतलब हिंदी मीनिंग होता है अनदेखा कर देना किसी चीज को, ठीक है, जानते बूझते भी कि ये चीज गलत है उसे अनदेखा कर जाना। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, टू चूज टू इग्नोर बिहेवियर दैट यू नो इज रॉन्ग। नेक्स्ट 19 इज आई एम टायर्ड डैश वर्किंग फॉर 6 आवर्स कंटिन्यूसली। तो टायर्ड के साथ हम किस फिक्स्ड प्रेपोजिशन का यूज करते हैं? ऑफ, विद, इन, बाय। सोचिए, आंसर कीजिए। टायर्ड ऑफ डूइंग समथिंग, टायर्ड विद डूइंग समथिंग, टायर्ड इन डूइंग समथिंग, या टायर्ड बाय डूइंग समथिंग। तो जैसा कि सूटेबल आपको पता ही चल गया होगा, टायर्ड ऑफ। हमेशा ध्यान रखना, टायर्ड के साथ हम प्रेपोजिशन ऑफ का ही यूज करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 20 इज राम पार्टेड डैश हिज फ्रेंड्स। तो पार्टेड के साथ क्या आता है? कौन सी प्रपोजिशन आएगी? विद, बाय, फ्रॉम, अपॉन। सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? पार्टेड के साथ कौन सी फिक्स्ड प्रपोजिशन का यूज होता है? यस, देखिए आपको ध्यान रखना है, अगर हम पार्ट विद करते हैं तो पार्ट विद समथिंग होता है, मतलब किसी नॉन लिविंग थिंग से जब दूर हो रहे हो तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? पार्ट विद समथिंग, ठीक है। कोई भी चीज हो, जैसे पार्ट विद लाइब्रेरी, ठीक है, ऐसे बोल लीजिए, पार्ट विद समथिंग होता है। और अगर हम किसी लिविंग पर्सन से दूर हो रहे हैं तो फिर लगाएंगे पार्ट फ्रॉम, पार्ट फ्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा हिज फ्रेंड, लिविंग पर्सन है तो इसलिए लगाएंगे पार्ट फ्रॉम, पार्टेड फ्रॉम, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राम पार्टेड फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। ओके, तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ऑल वीडियो के लिए, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें और सारी वीडियोज़ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो हम डेली लाते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी।